गुड इवनिंग दोस्तों, सबका स्वागत है इवनिंग के इंग्लिश ग्रामर सेशन के अंदर दोस्तों। एंड सबको मेरी तरफ से वेलकम। बिफोर वी स्टार्ट लेट मी रिकैपिटुलेट व्हाट वी कवर्ड यस्टरडे। तो दोस्तों कल तक जो हमने फ्यूचर परफेक्ट तक हमने कवर कर लिया था प्रॉपरली। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे रूल्स काम के थे वो सभी जो है दोस्तों हमने कवर कर लिए थे। तो दोस्तों अब जो है हमारी बारी आती है आगे बढ़ने की, उसी से आगे चलते हैं। दोस्तों अब हमारे पास में एक और रूल है जिसका नाम मैंने रखा हुआ है सिंपली कंडीशनल सेंटेंसेस। बिल्कुल, हाँ जी दोस्तों, सबको मेरी तरफ से वेलकम एंड गुड इवनिंग। चलिए लेट्स स्टार्ट दोस्तों फटाफट से। जहां तक हमने कल होल्ड किया था क्लास को, उसके आगे जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, चलिए। दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट रूल है, इट्स रूल नंबर 1, कंडीशनल सेंटेंसेस। ओके, एंड दोस्तों ये इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सी दोस्तों बातें हैं, आप आराम से लिखते रहिएगा इसको आराम से। जिन सेंटेंसेस से हमें किसी कंडीशन के बारे में मालूम चलता है हम उन्हें कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। ओके, आई रिपीट, वे सभी वाक्य जिनसे हमें किसी शर्त के बारे में जिनसे हमें किसी कंडीशन के बारे में मालूम चलता है उन्हें हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। All those sentences which show or refer to a condition are called conditional sentences. All right, इसके अलावा और हमें क्या दोस्तों जानना जरूरी है? जो नोट कर रहे हैं फटाफट से नोट करते हुए चलिए। फर्स्ट पॉइंटर के अंदर हम इस हेडिंग का जो मीनिंग है उसको लिख लेते हैं फटाफट से। So the first point says those sentences which refer to a condition are called conditional sentences. ओके, जिन वाक्यों से हमें किसी शर्त का बोध होता है हम उन्हें कंडीशनल वाक्य या शर्त बोधक वाक्य कहते हैं। ओके, एंड इसके अलावा दोस्तों क्या जानना जरूरी है? सेकंड पॉइंट, और क्या दोस्तों जानना जरूरी है? सेकंड पॉइंट दोस्तों इसमें कहता है कि दोस्तों ऐसे वाक्यों के अंदर एक पार्ट में तो क्या होगा, एक पार्ट में तो किसी कंडीशन के बारे में मालूम चलेगा अपने को, एंड उस सेंटेंस का दूसरा पार्ट जो होगा वो सेकंड पार्ट जो होगा, जो दूसरा पार्ट होगा, दूसरा हिस्सा होगा, वो हमेशा हमको उस कंडीशन के पूरा होने पर जो रिजल्ट मिलेगा, जो परिणाम मिलेगा उसके बारे में बताएगा। आई रिपीट, इस तरह के सेंटेंसेस में ऐसे वाक्यों के अंदर क्या होता है, एक पार्ट हमेशा शो करता है किसी कंडीशन को, किसी शर्त को, एंड उसके अलावा जो उस वाक्य का, उस सेंटेंस का जो अदर पार्ट होगा, जो दूसरा हिस्सा होगा, वो हमेशा उस शर्त के पूरा होने पर, जब वो कंडीशन पूरी हो जाएगी तो उस कंडीशन के पूरा होने पर क्या परिणाम मिलेगा, क्या परिणाम होगा, उसका रिजल्ट, उस कंडीशन का रिजल्ट वो शो करेगा। तो एक पार्ट, मैंने ये नहीं बोला पहला दूसरा, एक हिस्सा शो करेगा कंडीशन को तो उसका अगला हिस्सा शो करेगा उस कंडीशन की रिजल्ट को। अब जरूरी नहीं कि हमेशा सेंटेंस के पहले वाले हिस्से के अंदर ही अपने को कंडीशन मिले और दूसरे वाले में ही रिजल्ट। अगर हमें फर्स्ट पार्ट जो है वो कंडीशन को शो कर रहा है तो सेकंड पार्ट जो है वो रिजल्ट को शो करेगा। लेकिन ये चीज ऐसे भी पॉसिबल है, यानी कि रिजल्ट हमको पहले मिल जाए और कंडीशन जो है वो बाद में। ऑलराइट, इसको लेकर भी थोड़ा प्रिपेयर रहना है। कंडीशन एंड देन रिजल्ट, ये तो होता ही होता है जनरली, लेकिन इसके अलावा रिजल्ट और फिर उसके बाद में कंडीशन। ठीक है, तो ये चीज भी दोस्तों जो है वो भी पॉसिबल है साथ में उसके। सो माय सेकंड पॉइंट सेज कि इन दी सेंटेंसेस वन पार्ट रेफर्स टू ए कंडीशन एंड द अदर पार्ट रेफर्स टू इट्स रिजल्ट। ऐसे वाक्यों के एक भाग में शर्त तो दूसरे भाग में उस शर्त के पूरा होने पर होने वाले परिणाम का बोध होता है। शॉर्ट में नहीं कराया है, सब चीजें कवर करवाई है। कल की क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट थी जहां पर हमने वो डॉक्टर वाला, पेशेंट वाला कवर किया था, एक के दौरान एक घटना, तुरंत एक के बाद एक घटना, है ना, सारी चीजें। परसों वाली क्लास के अंदर भी रूल करवाया था। वो सब दोस्तों जो है वो काम के हैं। ठीक है, जो ये आपस में बात कर रहे हैं प्लीज अपना समय खराब ना करें, अपना बटुआ, अपना वॉलेट डालें जेब के अंदर और बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठिए आराम से। क्यों अपना समय खराब कर रहे हो नेट के ऊपर, बाकियों का भी।
माय डियर, जितना मैंने देखा है कि इतने रूल से भी काम चल जाएगा। आज होपफुली हमारा थ्योरी पूरा हो जाएगा, तो कल और परसों, दैट मीन्स थर्सडे एंड फ्राइडे, वी विल डू प्रैक्टिस ऑन दिस टॉपिक। सारे क्वेश्चंस जो है वो दोस्तों वो हम कवर करेंगे, और फिर मैं बताऊंगा कि भाई कैसे अपन जो है इन ही रूल्स में से कैसे जो है वो हम आंसर निकालते हैं। इसलिए ओके, सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट दोस्तों मेरा क्या कह रहा था कि ऐसे सेंटेंसेस के अंदर एक पार्ट जो है वो शर्त को शो करेगा, एंड जो उसका अदर वाला पार्ट होगा वो कंडीशन को, सॉरी, रिजल्ट को शो करेगा। ऑलराइट, चलते हैं आगे। अब इस थर्ड पॉइंट सेज कि भाई हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये सेंटेंसेस जो है वो कोई सेंटेंस जो है वो इसी रूल को फॉलो कर रहा है, या कोई भी दिया हुआ वाक्य जो है, कोई भी दिया हुआ सेंटेंस जो है वो कंडीशनल वाले सेंटेंस के पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो कैसे मालूम चलेगा, उसका भी तरीका है। ऐसे तरह के सेंटेंसेस के अंदर जो कंडीशन होगी वो हमेशा इफ लगाकर दी जाती है हमें जनरली। ठीक है, ऑलराइट, इन तरह के सेंटेंसेस के अंदर क्या होगा कि जनरली कंडीशन जो है वो हमें इफ लगाकर दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों इफ का मतलब ही क्या होता है, अगर। और अगर से हमें क्या मालूम चलता है, अगर से हमें दो चीजें मालूम चलती है। एक तो मालूम चलती है शर्त, अगर तुम ऐसा कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। या फिर हम किसी पास्ट के या भूतकाल के बीते हुई घटना के ऊपर हम इमेजिन करते हैं कि अगर मैंने मेहनत कर ली होती तो एग्जाम पास कर लिया होता। तो फिर क्या हुआ, दो पॉसिबिलिटीज हैं इसकी इफ को यूज करने की। पहला तो कौन सा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कौन सा कि हम जो है प्रेजेंट में रह करके बात करते हैं तब, या फिर किसी पास्ट की बात को लेकर के हम जब इमेजिन करते हैं तब। ऑलराइट, फिलहाल हम जो है दोस्तों बात करते हैं फिलहाल इस पूरी कहानी पर। मैंने यहां पर आपको 3 पॉइंट जो है वो बताए हैं। कौन कौन से, पहला पॉइंट तो इस हेडिंग का मीनिंग बताया आपको मैंने। सेकंड बताया कि भाई इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर जो है वो दो पार्ट्स होंगे, एक पार्ट में तो कंडीशन होगा और दूसरे पार्ट में क्या होगा, उस कंडीशन के पूरा होने पर होने वाला रिजल्ट। ठीक है, और जनरली इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर जो मेरा थर्ड पॉइंट कहता है यहां पर कि जनरली इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर कंडीशन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं इफ का यूज करके। दोस्तों जनरली ये अपने को टॉपिक जो है वो किताबों के अंदर बहुत ही लंबा चौड़ा दिया होता है, कम से कम 5-7 रूल्स होते हैं। जनरली जब दूसरे टीचर्स पढ़ाते हैं तो उसको बहुत घुमा फिरा के पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा इसको कट शॉर्ट कर दिया। और मैंने क्या करा, मैंने 3 ही इसके पैटर्न बनाए और तीनों पैटर्न्स के अंदर ही उसको मैंने पूरे की पूरी हेडिंग को कंप्लीटली कवर कर लिया। कैसे, हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे मैंने बोला, सबसे कॉमन दोस्तों एग्जाम्पल है ये, इफ आई गो टू आगरा कॉमा आई विल सी द ताज। अगर मैं आगरा जाता हूं तो मैं ताजमहल देखूंगा। फिलहाल फर्स्ट पार्ट जो है वो कंडीशन को शो कर रहा है। हमें कैसे मालूम चला, हमें मालूम चला कि भाई फर्स्ट पार्ट के अंदर इफ लगा हुआ है। तो इफ लगा हुआ है मतलब कि फर्स्ट पार्ट जो है वो एक कंडीशन को यानी शर्त को दर्शा रहा है, एंड अगला वाला पार्ट जो है उस कंडीशन, कौन सी कंडीशन, आगरा जाना, तो उसका परिणाम क्या होगा, ताजमहल देखना। तो मैंने यहां पर सी मींस कंडीशन, आर मींस रिजल्ट। ऑलराइट, चलते हैं दोस्तों आगे। चलिए, सो द फर्स्ट सेंटेंस सेज अगर मैं आगरा जाता हूं तो ताजमहल देखूंगा। दोस्तों इसके अंदर अगर हम जनरली इस सेंटेंस का हिंदी बनाते हैं तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अगर मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा। हम क्या करते हैं, हम दोनों पार्ट के अंदर गा लगा देते हैं। मतलब क्या करते हैं, हम ट्रांसलेशन के अंदर दोनों वाले हिस्सों को क्या करते हैं,
सिंपल फ्यूचर में ही रख देते हैं कंडीशन भी, अगर मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा। मतलब क्या करा हमने, हमने कंडीशन का पार्ट भी कर दिया फ्यूचर के अंदर ही, और उसका जो परिणाम आना चाहिए हमने उसको भी कर दिया फ्यूचर के अंदर ही, जो गलत है हालांकि। ऑलराइट, कभी भी कंडीशन और रिजल्ट दोनों का पार्ट फ्यूचर में नहीं होगा, मैं उस पर आता हूं आगे। सेकेंड पैटर्न जो अपने को ध्यान रखना है उसका एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। इफ आई वेंट टू आगरा आई वुड सी द ताज। जाता हूं तो देखूंगा, पास्ट में चला गया, अगर मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता। ओके, अब इसी का एक थर्ड वैरायटी और है अपने पास में। इफ आई हैड गॉन टू आगरा आई वुड हैव सीन द ताज। अगर मैं आगरा गया होता तो ताजमहल देख चुका होता। ओके, अरे सब पे आ रहा हूं। पहले जो यहां पर मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, शांति रखो, पेशेंस रखो, पहले बातों को समझो। मैं किस रास्ते से लेकर जा रहा हूं आपको, पहले उस चीज को समझने की कोशिश करो। अगर समझ में नहीं आए तो फिर क्वेश्चन करना आप लोग आराम से। मैंने यहां पर 3 एग्जांपल्स लिखे, तीनों का जो है दोस्तों हिंदी मीनिंग में आपको फटाफट से एक बार बता देता हूं कि भाई पहला वाला सेंटेंस तो कहता है अगर मैं आगरा जाता हूं तो ताजमहल देखूंगा। सेकंड कहता है इफ आई वेंट टू आगरा, अगर मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता। थर्ड कहता है अगर मैं आगरा गया होता तो ताजमहल देख चुका होता। ठीक है, ऑलराइट, यहां तक किसी को सेंटेंस के मीनिंग में कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर तीनों एग्जांपल्स के जो है वो हिंदी मीनिंग्स मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर फिलहाल तो जो है वो मैंने तीनों एग्जांपल्स को लिखा ही इस तरीके से है कि तीनों के अंदर कंडीशन इफ यानी तीनों ही एग्जांपल्स के अंदर कंडीशन जो है वो मैंने सेंटेंस के फर्स्ट वाले पार्ट में रखी है। तो फिर नेचुरल सी बात है, जो हमने इस टॉपिक के शुरुआत में जाना था कि भाई अगला वाला जो पार्ट होगा वो क्या शो करेगा, वो हमेशा शो करेगा रिजल्ट को। तो नेचुरल सी बात है, जाता हूं तो ताजमहल देखूंगा, जाता तो देखता, गया होता तो देख चुका होता। बहुत लंबी चौड़ी कहानी लग रही होगी अपने को ये समझने में कि भाई क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं समझना है, इनफैक्ट कुछ नहीं समझना है। अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं, कुछ भी नहीं समझना है अपने को। क्या ध्यान रखना है उसको पहले शांति से एक बार आराम से देखते हुए चलो। हमें सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कौन सी? पहली बात ये कि कंडीशन का टेंस जो है वो किस किस में पॉसिबल है। थर्ड वाले का अगर मैं आगरा गया होता तो ताजमहल देख चुका होता। सो दोस्तों व्हाट आई वाज सेइंग इज हमें सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है, इससे ज्यादा अपने को सोचने की जरूरत नहीं है। जनरल इंग्लिश के अंदर इससे बियॉन्ड, इसके आगे क्वेश्चन नहीं बनता है। आई एम श्योर आप पढ़िए एक बार आराम से इसको, एक बार जरा आपको अच्छी तरह मालूम चल जाएगा। पहली बात दोस्तों मेरी क्या थी कि हमें ध्यान रखना है कि किस किस टेंस के अंदर कंडीशन पॉसिबल है। तो दोस्तों कंडीशन किस में पॉसिबल है? कंडीशन पॉसिबल है गो टू आगरा। गो मतलब किसका हुआ मामला? सिंपल प्रेजेंट। तो कंडीशन का टेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट में पॉसिबल है। ओके, और किसमें? ये वेंट आ गया। वेंट आ गया मतलब किसका मामला? कंडीशन का टेंस सिंपल पास्ट में भी पॉसिबल है। इसके अलावा तीसरा हैड गॉन बोल दिया, यानी कि फिर कौन सी कहानी जुड़ गई यहां पर? अब कंडीशन का टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में भी पॉसिबल है। ओके चलते हैं दोस्तों आगे। यहां तक मैंने शुरू में क्या बोला कि हमें जो है वो 3 बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी? जिसमें से आपको मैंने अभी तक सिर्फ फर्स्ट वाली बात बताई है। कौन सी? कि कंडीशन का टेंस किस किस में पॉसिबल हो सकता है, वो पहले पहचानो, वो पहले ध्यान रखो। सो द नंबर 1 पॉइंट टू रिमेंबर इज कंडीशन का टेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, इसके अलावा पास्ट परफेक्ट में भी पॉसिबल है। ये 3 में पॉसिबल है। ये हमारी बात फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जो हमें ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है,
सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर इज रिजल्ट का टेंस कौन कौन से में पॉसिबल है, तो देखते हैं। विल सी मतलब किस में हो गया, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। सिंपल फ्यूचर में पॉसिबल है। आगे की कहानी वुड सी मतलब कि सिंपली इसको लिख दिया मैंने वुड। काफी बार वुड की जगह हमको और क्या लिखा हुआ मिल सकता है, मिल जाता है कुड। इसके साथ में सी आ रहा है तो सी मतलब बोले तो कौन सा हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ऑलराइट दोस्तों, यहां तक की बात जो है वो मेरे ख्याल से आपको प्रॉपर्ली समझ में आ चुकी होगी। और तीसरा कह रहा है वुड हैव सीन, मतलब थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा बन सकता है साथ में रिजल्ट के अंदर, वुड या फिर कुड और साथ में हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये है मेरा सेकंड पॉइंट। ठीक है, इतना लंबे लंबे दोस्तों कमेंट्स मत लिखो। पहले एक बार जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लिसन टू इट, उसको पहले आप समझिए एक बार। मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, कंडीशन का स्ट्रक्चर कौन कौन सा बन सकता है, पहली बात तो हमें वो ध्यान रखनी है। सो हमको क्या क्या मालूम चला, कंडीशन जो है वो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या फिर पास्ट परफेक्ट में पॉसिबल हो सकती है, नंबर वन। नंबर टू पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो क्या है, रिजल्ट किस किस स्ट्रक्चर में पॉसिबल है। हमने जाना सिंपल फ्यूचर या फिर वुड कुड वी वन या फिर वुड कुड हैव थर्ड फॉर्म में पॉसिबल है। ऑलराइट, ये मेरा था सेकंड पॉइंट। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि एकदम इजी वे के अंदर जो है वो पढ़ाया है। ठीक है, आप बहुत कमजोर हैं तो आप टेंस के या फिर मेरे पिछले पूरे सारे वीडियोस टाइम निकाल कर देखिए आराम से, आपको जो है वो आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी, अच्छी सेहत बन जाएगी आपकी। चलते हैं दोस्तों आगे। तो यहां तक हमने सेकंड पॉइंट को जान लिया। पहला तो हमने क्या जाना कि भाई कंडीशन का स्ट्रक्चर किस किस में पॉसिबल, वो जान लिया। फिर हमने जाना रिजल्ट का स्ट्रक्चर किस किस में पॉसिबल, वो भी जान लिया। एंड थर्ड पॉइंट जो है वो मेरा, जो जिसके बाहर क्वेश्चन कभी गया ही नहीं जनरल इंग्लिश में, कौन सा, ये वाला फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, करेक्ट पेयर। ओके, शुड जनरली नहीं मिलता है, जनरली मिलता है विल फर्स्ट फॉर्म, शैल फर्स्ट फॉर्म या फिर कैन फर्स्ट फॉर्म। थर्ड का हिंदी बता चुका हूं, अगर मैं आगरा गया होता तो ताजमहल देख चुका होता। ऑलराइट दोस्तों, इन तीन पॉइंट्स को कभी भूलना मत, क्वेश्चन आपका कंडीशनल सेंटेंसेस से बाहर कभी जाने ही नहीं वाला आपका। ओके, कहां प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हम रेगुलरली चलते हैं, डेली चलते हैं, वही ब्राइटनेस चल रही है, फिर क्यों आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? एक बार आप टेक्निकल टीम मुझे कट करके रखिए, थोड़ी शायद ब्राइटनेस बढ़ेगी, सो दैट द स्टूडेंट्स कैन राइट इट। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। सबको जो है वो विजिबिलिटी प्रॉपर नजर आ रही है? हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अरे बंधु, माय डियर, डार्क कर दिया है। लाइन से कमेंट्स आ रहे हैं, सर दिख नहीं रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। अब देखो आराम से और फटाफट से चीजों को नोट डाउन करो। अरे ये इंक वाला बोर्ड नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, इतना अगर डार्कनेस रखनी है तो फिर मैं आपको दिख नहीं पाऊंगा, सो उसको लेके थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप लोग। सो दोस्तों, यहां तक जो है वो शायद किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां दोस्तों हमने तीनों पॉइंट्स को जान लिया है, और जो मेरा तीसरा पॉइंट था उसके बारे में अगर मैं डिस्कशन करूं तो उस थर्ड पॉइंट से बाहर कभी भी जनरल इंग्लिश के अंदर अपना क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं है।
थर्ड पॉइंट कहता है कि करेक्ट पेयर का ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट ने तो हमको क्या कहा कि भाई कंडीशन का टेंस किस किस में पॉसिबल है, उसको ध्यान रखो। सेकंड पॉइंट ने क्या कहा कि भाई रिजल्ट जो है वो कौन से स्ट्रक्चर्स में पॉसिबल है, उसका ध्यान रखो। और फिर हमने थर्ड पॉइंट यहां पर जाना कि भाई करेक्ट पेयरिंग किसकी किससे बन सकती है, उसका ध्यान रखो। इससे बाहर हमारा क्वेश्चन कभी भी नहीं गया है। सो द करेक्ट, यहां पर करेक्ट पेयर का मतलब क्या निकलता है, मैं उस पे आता हूं। अब करेक्ट पेयर का दोस्तों मतलब है कि अगर मुझे कंडीशन जो है वो सिंपल प्रेजेंट में दी गई हो तो उसका रिजल्ट हमेशा 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 सिंपल फ्यूचर यानी विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म में ही होगा। ऑलराइट, अगर हमें कंडीशन सिंपल पास्ट में दी हो तो उसका रिजल्ट जो है वो हमेशा वुड या फिर कुड प्लस साथ में फर्स्ट फॉर्म में ही होगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट सेज अगर कंडीशन जो है वो पास्ट परफेक्ट में है तो फिर उसका उस पास्ट परफेक्ट के पार्ट का पेयर जो बनेगा वो हमेशा वुड कुड थर्ड फॉर्म हैव प्लस थर्ड फॉर्म से ही बनेगा। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, पहले यहां तक बताओ जो बताया मैंने वो आपको समझ में आया या नहीं आया। आई होप समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि एकदम इजी वे के अंदर बताया है। इसलिए लेफ्ट टू राइट भी जाना आना चाहिए, मतलब कि अगर कंडीशन दी हुई है हमको सिंपल प्रेजेंट में तो फिर उसका पार्ट हमको आना चाहिए कि हाँ भाई सिंपल फ्यूचर। क्यों? क्योंकि दोस्तों फर्स्ट एग्जांपल को ध्यान से देखो। फर्स्ट एग्जांपल के फर्स्ट पार्ट के अंदर गो, वहां पर भी वर्ब दी हुई है, और उसी के सेकंड पार्ट के अंदर विल सी, वहां पर भी हमको वर्ब दी हुई है। ठीक है, तो किसी भी एक पार्ट के अंदर जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल भाई यहां पर गो, फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर गो को हटा दिया, कैसा क्वेश्चन बन गया? इफ आई गो की जगह ब्लैंक दे दिया, इफ आई डैश टू आगरा कॉमा आई विल सी द ताजमहल। तो पहला हिंट कैसे मिला? पहला हिंट हमको मिला इफ लगकर। इफ से हमको मालूम चल गया कि सेंटेंस जो है वो दोस्तों मेरा कौन सा है, कंडीशनल का है। अब इफ वाले पार्ट में ही जो है आई के बाद में ब्लैंक दिया जा रहा है, तो ब्लैंक दिया जा रहा है मतलब इफ वाले कंडीशन वाले पार्ट में ही पूछा जा रहा है कि भाई क्या आना चाहिए। ठीक है, अब अगर उसी वाले पार्ट में पूछ रहा है तो मैं जिस पार्ट में अपने को ब्लैंक मिल रहा है उस पार्ट को छोड़ो। आई रिपीट, जिस पार्ट में ब्लैंक दिया जा रहा है उस पार्ट को छोड़ो, वहां पर अपने को अपना दिमाग, अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। उस सेंटेंस के अगले वाले पार्ट को देखो। राइट, उस सेंटेंस के अगले वाले पार्ट को देखो, आपको अपने आप मालूम चल जाएगा। कैसे? भाई इफ के साथ में यहां ब्लैंक दे रहा है तो इफ का साथ में ब्लैंक यहां पर मिल रहा है तो इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगले वाले पार्ट में आओ, अगले वाले पार्ट में मेरे को मिल रहा है विल सी। विल सी इफ से मालूम चला सेंटेंस मेरा है कंडीशनल का, कंडीशन के अंदर ब्लैंक मिल रही है तो रिजल्ट मेरे को दे रहा है सिंपल फ्यूचर के अंदर। तो सिंपल फ्यूचर का दोस्तों जब रिजल्ट मिलता है तो उसकी कंडीशन किस में बनती है? बनेगी सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, आई होप यहां तक जो है दोस्तों सबको समझ में आ चुका होगा। अब क्वेश्चन दोस्तों इस पे कैसे बनता है मैं उस पे आता हूं। सो मुझे पहले यहां से नेक्स्ट पेज की ओर मूव करने के लिए उससे पहले मुझे फटाफट से आप सबके थम्स अप चाहिए, सो दैट आई कैन गेट द आइडिया कि हाँ यहां तक की जो कहानी मैंने बताई है पूरा 25 मिनट्स लग गया मुझे इस चीज को समझाने के अंदर, लेकिन वो फ्रूटफुल हुआ कि नहीं हुआ? कैसे कैसे व्यूअर है भाई आप लोग। आप लड़की से ये बात कर लेते हो, मेरे से ये बात कर लेते हो, गजब हो आप तो यार। इतना सारा कंसंट्रेशन, माय गॉड। चलते हैं दोस्तों, थम्स अप आना शुरू हो चुके हैं। यहां तक जो है वो पूरी स्टोरी सबको समझ में आ चुकी है। अब दोस्तों मैं जो है वो आगे से आगे चलता हूं यहां से। अब दोस्तों हम जानते हैं कि भाई क्वेश्चन कैसे बनेगा। थ्योरी तो पढ़ लिया, थ्योरी समझ में भी आ गया, यस यस वाह वाह समझ में आ गया, रूल पूरा क्लियर है, नो डाउट। कहीं पर भी क्वेश्चन आया तो मामला वापस से वही आ गया कि भाई क्या था क्वेश्चन, क्या था रूल, कुछ मालूम नहीं चला, सब उड़ गया। चलिए जानते हैं।
सिंपल सा एग्जाम्पल लेके आया मैं। इफ यू डैश हार्ड यू विल पास द एग्जाम। आपके पास में ऑप्शंस चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। सेंटेंस इज इफ यू डैश हार्ड यू विल पास द एग्जाम। ऑप्शन आपके सामने है, इफ यू वर्क्स हार्ड, इफ यू वर्कड हार्ड, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। लेट मी सी कितनों को ये रूल समझ में आ चुका है। अगर आंसर सही आया तो आई विल गेट द आइडिया कि हाँ भाई सबको जो है वो समझ में प्रॉपरली आया है और मेरी जो हाफ एन आवर की जो मेहनत है वो जाया नहीं गई है। जो ए बोल रहे हैं, जो ए ऑप्शन दे रहे हैं, आंसर बता रहे हैं, उन्हें टेंस का जो मैंने बेसिक पार्ट कवर किया था अराउंड हैशटैग्स 20 के आसपास, यानी कि मेरे ख्याल से डेट 8th ऑफ या 7th ऑफ अगस्त के आसपास जब मैंने शुरू किया था टेंस का बेसिक पार्ट, उनको वो देखने की पहले जरूरत है। जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन बताया है प्लीज आप जो है वो 6-7 अगस्त के आसपास जहां से मैंने टेंस का बेसिक करवाया है उसको पहले एक बार देखिएगा। ठीक है, जो अच्छा बिल्कुल काफी लोगों ने जो है वो ए बोला है, ए बोला है तो आपको 6-7 अगस्त के आसपास जहां से टेंस का बेसिक शुरू हुआ है आप वहां से देखने की कोशिश करिए। और जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन बताया है दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट, उनका आंसर एकदम सही है। अब कैसे सही हुआ? अभी बोल रहे थे उड़ गया, समझ में नहीं आया, तो फिर आंसर राइट कैसे आया समझो। कैसे हमने आंसर निकाला? हमने आंसर निकाला सिंपल, क्वेश्चन में इफ आ गया, इफ से मुझे मालूम चला कि भाई सेंटेंस मेरा कौन सा है, कंडीशनल का, राइट, कंडीशनल का है। और कंडीशनल वाले पार्ट में ही मुझसे जो है वो ब्लैंक दिया हुआ है, कंडीशन वाले पार्ट में मुझे ब्लैंक दिया हुआ है, तो जिस पार्ट में ब्लैंक दिया हुआ है उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। हिंट कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कुछ हिंट जरूर देगा एग्जामिनर। मैं आगे बढ़ गया। एक चीज मुझे मालूम है कि क्वेश्चन मेरा कंडीशनल वाला है, कैसे मालूम चला? इफ से। मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो भाई मैंने देखा कॉमा यू विल पास द एग्जाम, यहां पर हिंट मिल गया मेरे को। हिंट क्या मिल गया भाई? कि मुझे विल पास दे दिया, विल पास दे दिया तो मुझे यहां पर आइडिया मिल गया कि भाई सेकंड वाला पार्ट जो है वो किसका है, वो है अपना सिंपल फ्यूचर का। अब मैंने अपने थोड़े से घुटनों पे जोर दिया कि भाई रिजल्ट कंडीशन वाले सेंटेंसेस के अंदर अगर इफ के साथ में कोई भी टेंस हो और रिजल्ट जो है वो मेरा सिंपल फ्यूचर में दिया हुआ हो, जब सिंपल फ्यूचर में रिजल्ट दिया हुआ हो तो जो मैंने अभी आपको बताई थी बात थोड़ी देर पहले, करेक्ट पेयर को ध्यान रखना, बस आंसर वहीं से निकला। सिंपल फ्यूचर का कंडीशनल वाले पैटर्न के अंदर जो है वो पेयर किससे बनता है? पेयर बनता है किससे? सिंपल प्रेजेंट से। क्योंकि हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो यू है, तो यू के अकॉर्डिंग कौन सी आएगी? वर्ब की एस वाली फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसलिए हमारा फोर्थ पार्ट जो है वो इसका, फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। ऑलराइट दोस्तों, मेरे ख्याल से यहां पर इस, अच्छा क्वेश्चन कैसे बनता है आपको मालूम चला कि नहीं चला? पहले ये बताओ फटाफट से। चलते हैं, सबका आंसर राइट है। जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन आंसर बताया था प्लीज जो है वो टेंस के बेसिक जहां करवाए हैं मैंने उनको एक बार जरा जरूर देखिएगा। एक और एग्जांपल देके देखता हूं मैं कितना समझ में आया, देखते हैं, लेट्स सी। NE का मेरा मतलब है नो एरर। मेरा फर्स्ट पार्ट यहां तक है, सेंटेंस का सेकंड पार्ट यहां तक है, और विल कम जो है वो सेंटेंस का थर्ड पार्ट है।
चलिए दोस्तों, सेंटेंस आपके सामने है। पहले वाला तो आपको लिखाया था मैंने, क्वेश्चन कैसे बनता है ब्लैंक वाले क्वेश्चंस के अंदर, फिलअप बेस्ड एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो वो हमने जान लिया। काफी लोगों ने जो है वो राइट आंसर दे दिया था। लेकिन अब मैं यहां पर लेके आया हूं आपके पास में एरर बेस्ड क्वेश्चन टेंस का। तो देखो और पहचानो, देखो एरर निकालो। ए पार्ट इफ यू विल कॉल, बी पार्ट मी कॉमा आई, सी पार्ट विल कम, और एनई का मतलब नो एरर। लेट्स सी हाउ मेनी पीपल गिव द राइट आंसर। कितने लोग जो है वो राइट आंसर देते हैं। सही आ रहा था मामला, एक गड़बड़ हो गया, किसी ने सी ऑप्शन दे दिया। बाकी मेजॉरिटी आर गिविंग द राइट आंसर। बिल्कुल दोस्तों, यहां पर गड़बड़ी कहां, जो हमने पढ़ा था अभी शुरुआत के अंदर ही, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को लिखवाया था, क्या आपको वो फर्स्ट पॉइंट याद है दोस्तों? क्या था वो फर्स्ट पॉइंट? कि करेक्ट कंडीशन का टेंस किस किस में बन सकता है, उसको हमेशा ध्यान रखना। कंडीशन का टेंस हमने पढ़ा था, 3 टेंसेस पॉसिबल है कंडीशन के। कौन कौन से पॉसिबल हैं? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, या फिर सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, या फिर पास्ट परफेक्ट, राइट। तो मुझे यहां पर दे दिया गया विल कॉल, गड़बड़ी यहीं कर दी। आगे वाला पार्ट तो राइट है, आई विल कम, मैं आ जाऊंगा, ये तो मेरा रिजल्ट को शो कर रहा है। जब रिजल्ट मेरे को शो कर रहा है सिंपल फ्यूचर के अंदर, तो हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि जब रिजल्ट मिलता है सिंपल फ्यूचर के अंदर, तो उसकी कंडीशन किस में बनती है? कंडीशन बनती है सिंपल प्रेजेंट के अंदर। सो सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या होना चाहिए? यू के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। यहां पर सुपरफ्लुअस या क्या नहीं आना चाहिए? विल को हम यहां पर हटा देंगे। यस, द प्रॉपर सेंटेंस विल बी इफ यू कॉल मी आई विल कम। अगर तुम मुझे बुलाते हो तो मैं आ जाऊंगा। दोस्तों यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन आई होप नहीं होनी चाहिए। चलो एक और फटाफट से जो है हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल दोस्तों लिया है फिर से। मुझे सिंपल लग रहा है, लेकिन आपको जो है वो कितना लगता है वो देख लेते हैं अभी फटाफट से। ये NE जो है वो मेरा फोर्थ पार्ट है। इफ यू वर्कड, ये मेरा फर्स्ट पार्ट। हार्ड यू वुड हैव, ये जो है वो मेरा सेकंड पार्ट है। एंड थर्ड पार्ट हमारा हैव पास द एग्जाम, एंड फोर्थ पार्ट नो एरर। चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं। क्या ये कंडीशनल के तीनों स्ट्रक्चर्स आपके दिमाग में प्रॉपरली बैठ चुके हैं? लेट्स सी। सेंटेंस इज इफ यू वर्कड, फर्स्ट पार्ट। हार्ड यू वुड, सेकंड पार्ट। हैव पास द एग्जाम, थर्ड पार्ट। एंड NE मीन्स नो एरर। कितनों को अगर इसका आंसर आ गया तो फिर मैं फटाफट से दोस्तों जो है वो आगे की ओर बढ़ जाऊंगा। चलिए काफी लोग 1-2 आंसर आए हैं ए पार्ट को लेकर के। मैक्सिमम आर सेइंग कि सर थर्ड पार्ट में मिस्टेक है, वहां पर एरर है। चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। बिल्कुल फर्स्ट पार्ट से दोस्तों अपने को क्या मालूम चला? इफ यू वर्कड हार्ड, यहां जो अपने को शुरुआत में मिलता है, अगर वह ग्रामेटिकली करेक्ट है तो हम उसको अपना बेस मान करके आगे वाले पार्ट्स के अंदर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो
हम देखते हैं कि भाई फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट सही है क्या, फर्स्ट प्लस सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग थर्ड पार्ट सही है क्या। तो हम चलते हैं दोस्तों उसके बेस पर, अगर हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है तो हम उसी को अपना प्लेटफॉर्म मानते हैं, हम उसी को अपना बेस मानते हुए अगले वाले पार्ट को जस्टिफाई करते हैं कि भाई हमारा सेकंड जो पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग राइट है या नहीं है। सो फर्स्ट पार्ट मुझे मालूम चला कि इफ यू वर्कड, तो यहां मुझे मालूम चल गया कि भाई कंडीशन है, इफ के आने से मालूम चला, वर्कड मिला, यानी क्या चल गया मालूम अपने को कि मेरा कंडीशन वाला पार्ट जो है वो सिंपल पास्ट के अंदर है। कैसे मालूम चला, क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिया हुआ है, राइट। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जब मुझे कंडीशन के अंदर मिलती है तो हमने करेक्ट पेयरिंग के अंदर पढ़ा था कि सिंपल पास्ट की कंडीशन का पेयर हमेशा किससे बनता है, उसका पेयर हमेशा बनता है वुड या कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ बनता है। सो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी अब इसमें गलती कहां हुई, हमारी गलती हुई थर्ड पार्ट में। करेक्शन क्या होना चाहिए, करेक्शन होना चाहिए हैव पास्ट की जगह सिंपली क्या आना चाहिए, पास आना चाहिए। ऑलराइट दोस्तों, मेरे ख्याल से यहां तक की कहानी, इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द प्रॉपर सेंटेंस विल बी इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास द, सॉरी यू वुड पास द एग्जाम। ऑलराइट, इससे बाहर कंडीशनल के अंदर क्वेश्चन नहीं जाता। जो तीन बातें बताई हैं बस उन तीनों बातों को जो है वो प्रॉपरली दिमाग में बिठा के रखना, कंडीशन के क्वेश्चंस हमारे कहीं पर भी गलत नहीं होने वाले। क्वेश्चन कैसे बनता, रूल थ्योरी क्या थी, आई एक्सप्लेन इट, मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसमें ट्रिक कैसे ध्यान रखनी है मैंने वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। उस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं हमने वो भी जान लिया। तो दोस्तों अब मेरे ख्याल से इस वाले टॉपिक हेडिंग के ऊपर शायद हमको ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहिए, हम फटाफट से मूव करते हैं दोस्तों आगे अगली हेडिंग के ऊपर। बिल्कुल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम इमेजिनरी सेंटेंसेस पे दोस्तों। क्योंकि मैं कल आज थोड़ा धीरे चल रहा हूं, क्यों, क्योंकि आई नो, क्योंकि यहां पर ये सब चीजें थोड़ी काम की हैं, ये काम की हैं, क्वेश्चंस बनते हैं इन पर, ठीक है। इसलिए तो थोड़ा सा जो है वो जो स्पीड को लेकर के पैनिक कर रहे हैं, प्लीज बी पेशेंट। बहुत सारे क्या सारे के सारे इक्का दुक्का को छोड़कर जो है वो उनकी दुखती रग है, और उनको आई एम श्योर 200% श्योर कि उनको आज जो है वो ऐसा सीखने को मिला होगा, शायद किसी ने पढ़ाया नहीं होगा इस तरीके से, कंडीशनल सेंटेंसेस को किसी बुक में दिया हुआ नहीं होगा इस तरीके से। चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट हेडिंग की ओर, इमेजिनरी सेंटेंसेस। इमेजिनरी सेंटेंसेस, अब ये क्या है, वर्ड को पहचानो अपने आप मालूम चल जाएगा। इमेजिनरी वर्ड बना हुआ है इमेजिनेशन से, इमेजिनेशन नाउन फॉर्म, इमेजिन वर्ब फॉर्म, मतलब क्या हो गया, इमेजिनेशन का मतलब कल्पना, कल्पना से बना इमेजिनरी तो काल्पनिक, तो काल्पनिक वाक्य है हमारा अगला हेडिंग, कि जहां पर हम कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि भाई ऐसा होता तो कैसा होता, ऐसा होता तो कैसा होता, ठीक है। चलिए, सो पहला पॉइंट जो नोट्स बना रहे हैं उनके लिए है, मैं बोलते भी जा रहा हूं, आप लोग प्लीज लिखते हुए भी जाइए साथ में फटाफट से। सो द फर्स्ट पॉइंट सेज, वे सारे सेंटेंसेस, वे सारे वाक्य जिनसे हमें किसी इमेजिनेशन के बारे में, किसी कल्पना के बारे में मालूम चले, उनको हम कहते हैं काल्पनिक वाक्य। अरे सेंटेंस और टेंस में क्या डिफरेंस है, सेंटेंस तो पूरा वाक्य होता है और टेंस का मतलब होता है काल। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों आएगा, टेंस के अंदर सिर्फ टाइम ऑफ एक्शन आएगा, यानी वो घटना किस काल में हुई उसको मेंशन करेंगे, तो डिफरेंस आ गया सेंटेंस और टेंस के अंदर। ओके,
सो दोस्तों फटाफट से फर्स्ट पॉइंट को जो लिख रहे हैं लिखते हुए चलिएगा, मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। जिन सेंटेंसेस से हमें किसी कल्पना के बारे में मालूम चलता है उन्हें हम कहते हैं काल्पनिक वाक्य। दो सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस एन इमेजिनेशन आर कॉल्ड इमेजिनरी सेंटेंसेस। ओके, चलते हैं दोस्तों आगे। और क्या जानना जरूरी है हमको अभी इसके अंदर? सेकेंड पॉइंट और जान लेते हैं इसके अंदर। जनरली जैसे हमने जाना था कंडीशनल के अंदर कि भाई जनरली कंडीशन को शो करने के लिए, कल्पना को शर्त को दर्शाने के लिए हम इफ का यूज कर रहे थे। लेकिन मैंने दोस्तों वहीं पर आपको बता दिया था कि इफ का यूज हम दो सेंस में करते हैं। एक तो वर्तमान के अंदर कि अगर ऐसा करते हो तो ऐसा हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट के अंदर। सेकंड करते हैं हम पास्ट के अंदर, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। मतलब कि दो सेंस के अंदर, दो मीनिंग्स के अंदर जो है वो इफ का यूज होता है। इस चीज को लेकर के मेंटली प्रिपेयर रहना, पहली बात ये। यहां पर उस चीज को लेकर के आता हूं अब मैं। सेकेंड पॉइंट कहता है कि जनरली जो है वो इमेजिनरी सेंटेंसेस को जो है एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? या तो हम इफ का यूज करते हैं, या फिर हम एज इफ का यूज करते हैं, या फिर हम एज दाओ का यूज करते हैं, या फिर सिंपली विश का यूज करते हैं। विश का मतलब ही क्या हुआ? काश। काश का मतलब क्या हो रहा है? इमेजिनेशन हो रहा है, सिंपल। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे। तो सेकंड पॉइंट हमारा कहता है कि ऐसे सेंटेंसेस को, यानी कि इमेजिनरी सेंटेंसेस को जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए, इस तरह के वाक्यों को में हम इमेजिनेशन को शो करने के लिए इफ, एज दो या फिर विश का यूज करते हैं। ओके, वुड दैट भी आता है इमेजिनेशन के अंदर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कहीं गलती नहीं है। मोस्टली जो आते हैं वो हमारे सामने है स्क्रीन पर, सबसे ज्यादा इनका यूज होता है। आपने वुड दैट बोला, बिल्कुल है। इफ ओनली भी आता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे। और क्या जानना जरूरी है? तीसरा पॉइंट यहां पर, तीसरा पॉइंट जो है वो हमारा पूरा इसका पनाशिया है, रामबाण इलाज है इस हेडिंग का पूरा। इस हेडिंग का पूरा रामबाण इलाज दोस्तों कैसे हो गया? अगर आपको इनमें से कोई भी लगा हुआ मिल जाए, इफ, एज दाउ, विश, इफ ओनली, वुड दैट, ये अगर अपने को लिखे हुए मिल जाए, जिस पार्ट में लिखे हुए मिल जाए, इनमें से कोई भी जो है वो आपको सेंटेंस के जिस पार्ट में लगा हुआ मिल जाए, उस पार्ट के अंदर, उस पार्ट की हमेशा वर्ब को देख लेना। कहने का मतलब इन चारों पांचों में से जो भी आपको लगा हुआ मिल जाए, उस पार्ट में जो भी वर्ब आ रही है उसको देखना। उसको देखते ही सबसे पहली बात, अगर अपने को वहां पर हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, या फिर हमको वहां पर कोई मेन वर्ब मिल जाए, अगर हेल्पिंग वर्ब मिल रही है तो वो हमेशा 200% क्या होनी चाहिए? वर ही होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, अगर हमको वहां पर क्रिया मिल रही है तो फिर वो हमेशा किस में होगी? सेकंड फॉर्म में ही रहेगी। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। आई रिपीट, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला अपना। ठीक है, आई रिपीट द थिंग, इफ, एज दाउ, विश, इफ ओनली, इनमें से कोई भी अपने को सेंटेंस के जिस पार्ट में लगा हुआ मिल जाए तो उस पार्ट की वर्ब को देखना। अगर उस पार्ट के अंदर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो फिर वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसमें होगा दोस्तों? वर में ही होगा। एंड अगर मेन वर्ब दिया हो तो फिर V2 में ही होगा। ऑलराइट दोस्तों, यहां तक की कहानी जो है वो आई होप सबको जो है प्रॉपरली क्लियर हो चुकी होगी। लगता है काफी लोग जो है वो लिखने में, नोट डाउन करने में बिजी हैं। दैट्स गुड।
जो इसका शॉर्ट ट्रिक निकाला हमने उसको जरूर ध्यान रखिएगा, उससे बाहर इमेजिनरी के अंदर क्वेश्चन नहीं बनता। यहां तक की बात जो मैंने आपको बताई है, क्या वो अपने को प्रॉपर्ली समझ में आई है या नहीं आई है, फटाफट से थम्स अप बना के भेजिए ताकि आई कैन मूव अहेड। क्योंकि मुझे अभी इसके एग्जाम्पल्स कराने की, भाई क्वेश्चन कैसे बनता है, एग्जाम्पल कैसे बनता है। ठीक है, आई सेड अगर इनमें से सेंटेंस के अंदर इनमें से कोई भी जो है वो लिखा हुआ मिल जाए, सेकंड पॉइंट वाले में से कोई भी लगा हुआ मिल जाए, जिस पार्ट में ये शब्दों में से कोई भी लगा हुआ मिल रहा है उस पार्ट का वर्ब चेक कर लेना। उस पार्ट में अगर अपने को वर्ब के रूप में केवल हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है तो वह हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर ही रहेगा, वॉज भी नहीं होगा। भले ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो, वर ही रहेगा, वॉज भी नहीं होगा। एंड अगर अपने को वहां पर मेन वर्ब क्रिया दी रखी हो तो वह क्रिया हमेशा सेकंड फॉर्म में होगी, इसके अलावा किसी और फॉर्म में नहीं होगी। एक बारा भी हो गया, दो बारा भी हो गया माय डियर, तिबारा करने वाली मेरी हिम्मत नहीं है। चलिए, थम्स अप बनना आना शुरू हो चुके हैं, यानी कि एवरीवन हैज गॉट द कॉन्सेप्ट। चलिए दोस्तों, हम अब मूव करते हैं कि भाई इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हम उसको जानते हैं। सिंपल इफ आई वर ए मिलियनेयर I would build hospitals। ये स्ट्रक्चर काफी हद तक जो है वो कंडीशनल वाले के सेकंड पैटर्न से भी मैच करेगा, डाउट मत रखिएगा अपने अंदर दिमाग में। अगर मैं हूं नहीं, अगर मैं होता तो मैं क्या करता, मैं हॉस्पिटल्स बनाता। अगर मैं मिलियनेयर होता तो फिर मैं हॉस्पिटल बनाता। मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, शी वॉक्स, वह चलती है, एज इफ शी वर ए क्वीन। इस वाले को, वॉक्स को नहीं देखना है अपने को, हमें किसको देखना है, हमें जहां पर वो एज इफ दिया हुआ है उस वाले पार्ट को देखते हुए चलना है। एज इफ आया तो इमेजिन किया गया है, इसलिए वह चलती है एज इफ, जैसे कि शी इज ए क्वीन, वॉज ए क्वीन नहीं, क्या होगा, शी वर ए क्वीन, जैसे कि वह कोई महारानी हो। ऑलराइट दोस्तों, मेरे ख्याल से प्रॉपरली समझ में आ चुका होगा सेकंड वाला एग्जाम्पल भी। कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। थोड़े से एडवांस रूल्स हैं लेकिन सिंप्लीफाइड वे के अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं, तो आई थिंक यहां पर कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने बोला आई विश आई डैश द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शंस दे दिए मैंने आपको, आई के साथ में एम, आई के साथ में वॉज, आई के साथ में आर, आई के साथ में अर, वर। चलो थोड़ा इसको और टिपिकल कर देते हैं, एम, वॉज, विल, वर। नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। She walks as if she were Katrina। आप as if यूज कर रहे हैं तो she was Katrina नहीं होगा, she were होगा, क्योंकि because you are imagining there, आप कल्पना कर रहे हैं वहां पर, इसलिए। बिल्कुल, मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर दोस्तों जो है वो कंडीशनल का सेकंड वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, सॉरी मेल खाएगा वहां पर, इसलिए काफी हद तक मिलता जुलता है। पहले एग्जाम्पल का जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कंडीशनल के सेकंड वाले पैटर्न से मेल खाएगा, सिमिलर है वो, इसलिए। चलिए, आंसर्स आना शुरू हो गए हैं, यानी कि किसी को भी इमेजिनरी के अंदर जो है वो कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है।
मेन वर्ब हो तो मेरे को तो ऑप्शन के अंदर हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है। कंडीशन कहां मिला, सॉरी हिंट कहां मिला, हिंट मिल गया मुझे विश से मुझे हिंट मिला, तो नेचुरल सी बात है यहां फिर मैं अब किसका यूज करूंगा, वर का यूज करूंगा। क्योंकि दोस्तों आई विश का मीनिंग ही क्या होता है, आई विश का मीनिंग होता है काश। काश में क्या होता, काश में भारत का प्रेसिडेंट होता। ओके, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कल करेंगे डियर, होपफुली। चलते हैं दोस्तों आगे, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। थोड़ा सा ही समय बचा है, मैं फटाफट से जो है वो आज की थर्ड हेडिंग भी एक और कवर कर लेता हूं। कंडीशनल को आप रूल नंबर 1 मार्क कर दीजिएगा, इमेजिनरी को आप रूल नंबर 2 मार्क कर दीजिएगा, ताकि मैं यहां पर जो है वो इसको एक प्रॉपर सीरियल नंबर दे देता हूं। रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 3 क्या कहता है, पूरा रट्टा रूल है। मैं सिंपली कहता हूं कि भाई रट्टा रूल है, मगअप करने वाला है। कौन सा वाला, इट इज टाइम, it is high time, third it is about time। दोस्तों इन तीनों में से कोई भी एक अगर हमको एग्जाम में, सॉरी सेंटेंस में लिखा हुआ मिल जाए, तो वो इज को देखते हुए जो है कहीं और मत भटकना। ये तीनों में से कोई भी आ जाए तो ध्यान रखना इसके साथ में हमेशा क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। ऑल राइट, आई रिपीट, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम में से अगर हमको कोई भी लगा हुआ मिल जाए, ये रट्टा रूल है दोस्तों, ये पूरा मगअप करने वाला है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम में से कोई भी हमको अगर लगा हुआ मिल जाए, तो फिर क्या होगा, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि सेंटेंस में हमेशा वहां पर फिर सेकंड फॉर्म ही आएगी। जैसे जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल, इट इज टाइम शी डैश होम। ऑप्शन दे दिया मैंने एक, रिटर्न। ऑप्शन दे दिया मैंने सेकेंड, रिटर्न्स। सेकेंड ऑप्शन रिटर्निंग, थर्ड ऑप्शन वॉज रिटर्निंग, एंड यहां पर लास्ट ऑप्शन रिटर्न्ड। अगर रूल समझ में आ गया होगा तो फिर आंसर भी आ जाना चाहिए। बिल्कुल बताऊंगा दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर, डोंट वरी। चलिए, वेटिंग फॉर द राइट आंसर। फटाफट से दोस्तों आंसर लिख के भेजिए, जाने का समय हो चुका है इसलिए। एग्जैक्टली यानी कि यहां पर मैंने शुरू में ही कह दिया था कि इस रूल के अंदर ज्यादा दिमाग मत लगाना, यहां पर अपने को अपनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। इस क्वेश्चन का, इस एग्जाम्पल का जो राइट आंसर दोस्तों जो होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अपने को V2 मिल रहा है फोर्थ ऑप्शन में। हिंट कहां दिया, हिंट दिया अपने को इट इज टाइम के अंदर। मैंने एक और एग्जाम्पल बोला, it is high time you dash your studies। अच्छा, स्पेस थोड़ा सा कम है तो मैं फिर क्या करता हूं, एक ही लाइन में उसको सबको लेने की कोशिश करता हूं। स्टार्ट, started, are starting, fourth option
विल स्टार्ट। चलिए दोस्तों, सेंटेंस आपके सामने है। थोड़ी सी स्पेलिंग गलती हो गई, कोई बात नहीं, उसको भी ठीक कर लेते हैं। चलिए, हाँ जी बिल्कुल, आई हैव गॉट इट। स्पेलिंग में बोलते बोलते दोस्तों जो है वो मुंह भी चल रहा है, दिमाग भी चल रहा है, हाथ भी चल रहा है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। इट्स ओके। चलिए, आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं। क्या जवाब दे रहे हैं स्टूडेंट्स? अगर ये रूल पूरा नंबर 3 जो है वो प्रॉपरली क्लियर है तो फिर सबका ही सही जवाब होना चाहिए। बिल्कुल माय डियर, इन दोनों वाक्यों की हिंदी बता दूंगा मैं, डोंट वरी। चलते हैं दोस्तों, यस, सबका आंसर प्रॉपरली राइट है। अब मैं आता हूं, क्योंकि टाइम हो चुका है, घड़ी मुझे इशारा कर रही है बार बार कि क्लास से बाहर जाओ सर, आपने बहुत पढ़ा लिया आज। चलिए, सो द राइट आंसर इज सेकंड फॉर्म आएगा। क्यों, कैसे आया? क्योंकि यहां पर अपने को मिल चुका है इट इज हाई टाइम, इसलिए। ओके, एंड अब मैं अरे थोड़ा पेशेंस, मीनिंग पे आता हूं। तीनों में से मैं वन बाय वन आता हूं। इस समय तक क्रिया मतलब काम, तो इस समय तक ऐसा हो जाना था। इट इज हाई टाइम, बहुत ज्यादा समय हो चुका है, इस समय तक ऐसा हो जाना था। करीब इस समय तक, अबाउट टाइम, करीब इस समय तक ऐसा हो जाना था। ऑलराइट दोस्तों, यहां तक दोस्तों हमारी क्लास थी आज की। टेंस का सेशन, थोड़े से एक दो रूल्स और बच गए हैं, कल उनको कवर कर लेंगे। एंड दोस्तों कल ही जो है वो उन रूल्स के फिनिश होते ही, कंप्लीट होते ही, हम फिलअप बेस्ड क्वेश्चंस जो कैसे बनते हैं इस चैप्टर के ऊपर, हम उनको कवर करेंगे, ताकि आपको भी आइडिया मिल जाए कि हाँ थ्योरी तो पढ़ ली, अब उस पर क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करें कम से कम समय के अंदर, उसका जो है वो आइडिया होना भी जरूरी है। आई होप सबको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, काफी कुछ नया मालूम चला होगा, डिफिकल्ट चीजों को भी जो है एकदम सिंप्लीफाइड वे में सीखने को मिला होगा। क्लास अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक एंड शेयर तो बनता है। मैं रवि मौर्य अब लेता हूं आपसे इजाजत, कल मॉर्निंग 8 o'clock मिलते हैं। बिल्कुल दोस्तों, कल मॉर्निंग 8 o'clock मिलते हैं, 8 o'clock वोकैब सेशन के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation. With lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.